नमस्कार, आप देख रहे हैं मैनपुरी सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ अहम खबरों की ओर। थाना बरनाहल क्षेत्र के गांव फुलापुर में घर के अंदर दंपति की गोली मारकर हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। सुबह देर तक दरवाजे ना खुलने पर दूध देने पहुंचे व्यक्ति ने गेट खोला तो अंदर का दृश्य देख उसकी चीख निकल गई। कमरे में सामान बिखरा था, खून से लथपथ पति पत्नी के शव पड़े मिले। दोनों के सिर में गोली लगी थी। प्राथमिक जांच में लूट के दौरान विरोध करने पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। वारदात के बाद से हत्यारे फरार, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई होगी। सर, क्या घटना को अंजाम दिया गया सर? किस तरह घर पे पति पत्नी तो अलग अलग कमरे में सोए हुए थे और मौके पे जब पुलिस आई है तो ये देखिए कि दोनों के सिर से और इंजरी ऐसा प्रतीत होता है और मृत्यु हुई है उनकी। मौके पे ऐसे प्रशासन की टीम, डॉग स्क्वाड और अधिकारी के साथ अभी मुआयना किया जा रहा है। हम लोग सभी तथ्यों को देख रहे हैं और आगे की जो पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी कराई जाएगी। घटना के अनावरण के लिए टीम लगाई गई है। हम अभी फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। सर, जैसा कि जानकारी मिली है कि इनके परिवार में कोई और नहीं रहता था, केवल दाम्पत्य रहते थे। जो भी जिसने भी हत्या की है, लूट का प्रयास किया गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हम लोग सभी पहलू पे जांच कर रहे हैं। अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा। सभी पहलू पे जांच कर रहे हैं। इनके परिजनों से भी बातचीत चल रही है और अभी तो आगे जो घटना के अनावरण की टीम बनी हुई है, जो भी सर्विलांस टीम है वगैरह सबसे तथ्य जुटाए जा रहे हैं। जैसे ही कोई प्रगति हुई उससे आपको जैसा कि आईसीसी के फैसले के बाद टी20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश के बाहर होने की खबर ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। इस निर्णय पर खेल प्रेमियों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुछ प्रशंसकों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेल से इतर विवादों का असर नहीं पड़ना चाहिए। वहीं कई लोग मानते हैं कि आईसीसी को नियमों और परिस्थितियों के अनुसार सख्त फैसला लेना पड़ा। सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस तेज है और अलग अलग मत देखने को मिल रहे हैं। उधर पाकिस्तान के भारत में खेलने को लेकर दिए गए बयान पर भी चर्चाएं जारी। क्रिकेट फैंस का कहना है कि खेल को राजनीति से दूर रखना ही बेहतर होगा। अब सभी की नजरें आईसीसी की अगली आधिकारिक प्रतिक्रिया और टूर्नामेंट की आगे की रूपरेखा पर टिकी है। हाँ, ये जो आईसीसी ने ये किया है कि बांग्लादेश को बाहर किया है, तो उसमें जो भी कंट्री क्रिकेट खेलती हैं वो सब आईसीसी के अंडर आती है। तो जो भी आईसीसी के नियम हैं, रूल है, उनके हिसाब से आपको खेलना है। ये उसमें फिर और पहली चीज़ ये है कि जो भी आईपीएल में उनका खिलाड़ी बाहर हुआ है तो उसमें और भी चीज़ें आती हैं कि जैसे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर किया गया हो, तो ये सब चीज़ें हैं। तो जो भी क्रिकेट नेशंस खेलते हैं सॉरी पे चलते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि बीसीसीआई का ये अच्छा डिसीजन है। भाई, पाकिस्तान भी कह रही है कि हम भी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान कह रही है तो अगर आईसीसी चाहेगी तो उसी हिसाब से जो आईसीसी उनके ऊपर जो नियम लागू करेगी उसी हिसाब से उनको खेलना पड़ेगा। तो ये बताइए, वर्ल्ड कप से बात कर दिया गया बांग्लादेश को, क्या कहना है आपका? आप भी एक युवा क्रिकेटर हो। सर, जैसा कि आईसीसी के अकॉर्डिंग जो रूल है, मतलब कि जहाँ भी मैच होंगे, टी20 हो गई या फिर आईपीएल हो, कोई भी मतलब कैटेगरी के मैच हो, कोई भी फॉर्मेट हो, मतलब जिस स्टेट या मतलब जिस जगह में रखा जाएगा वहाँ पर हर एक टीम को खेलने आना चाहिए। तो बांग्लादेश ने बांग्लादेश इंडिया में आने के लिए बांग्लादेश ने मना कर दिया। बांग्लादेश टीम का कहना है कि सारे मैचेस हम श्रीलंका में खेलेंगे, आप सारी टीमों को वहाँ लाइए, वहाँ पर खेलेंगे। तो इसीलिए आईसीसी ने सर बांग्लादेश को वॉकआउट दे दिया है। इस डिसीजन से आप खुश हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि सारी टीमें सर आ रही हैं इंडिया पे खेलने के लिए। सर, बांग्लादेश को भी आना चाहिए सर, इसीलिए। वहीं पाकिस्तान भी मना कर रही है कि अब हम भी खेलने नहीं जाएंगे इंडिया। सर, उन्हें देश भर में करीब 8 लाख बैंक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल की है। स्टेशन रोड स्थित बैंकों के सामने कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर कामकाज पूरी तरह ठप रखा। हड़ताल में बैठे बैंक कर्मियों ने एक दिन का वेतन कटवाने का भी फैसला लिया है।
कर्मचारियों का कहना है कि वे लगातार ओवरटाइम काम करते हैं, इसके बावजूद उनकी मांगें अनसुनी की जा रही है। मुख्य मांग सप्ताह में 5 दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की है। बैंक कर्मियों का कहना है कि शनिवार और रविवार को अवकाश मिलना उनका अधिकार है। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हड़ताल के चलते बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रही और ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सरकार के साथ जो हमारी 7 दिसंबर 2023 को यूएफबीयू और सरकार के पक्ष आईबीए का जो हमारा एमओयू साइन हुआ, उसमें आईबीए ने सहमति दी कि हम आपको 5 डेज बैंकिंग की सुविधा देंगे, आप 5 दिन काम करिए, भले आप कुछ कम वेतन लीजिए, हम कम वेतन देते, लेकिन हम आपको तो अनुमति देंगे। उसके बाद जब हमारा बिपार्टाइट सेटलमेंट का अगला दौर आगे बढ़ता है, शर्मा जी अगर मैं करेक्ट कहूँ तो कृपया मुझे करेक्ट करें कि 8 मार्च 2024 को जो हमारा 2 पक्षीय समझौता सरकार के साथ हुआ है, उस समझौते में ये ज्वाइंट नोट बना है जिसमें आईबीए ने सरकार के पक्ष ने ये स्वीकार किया है कि हम आपको 5 दिन बैंकिंग की सुविधा देंगे। आप अधिक समय तक काम करते हैं, आपके ऊपर काम का दबाव ज्यादा है, आप ओवर टाइम में काम करते हैं, और आपने यूएफबीयू आपके संगठन ने देश भर के तमाम सरकारी बैंकों के संगठन ने एक छत के नीचे आके सरकार की इस बात को स्वीकार किया कि हम बहुत कम वेतन पर भी काम करने को राजी हैं। और उस समय हमारे संगठनों ने ये समझौता इसीलिए किया था कि सरकार ने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द हम आपकी मांग को पूरा करेंगे और आपको 5 दिन की बैंकिंग का आपको अधिकार देंगे, हम आपसे 5 दिन बैंकिंग को स्वीकार करेंगे। सोचिए साथियों, आज देश के 8 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आज 8 लाख कर्मचारी मजबूर होकर अपना वेतन कटा के सड़क पर बैठे हैं। आज के दिन का हमें वेतन नहीं मिलेगा। ये नौबत क्यों बनी? ये केंद्र में बैठी हुई सरकार की हठधर्मिता के चलते बनी है। केंद्र में बैठी हुई सरकार इतनी बेलगाम हो चुकी है कि अपने ही करे हुए समझौतों पर सरकार कार्यान्वयन करने को सरकार राजी नहीं है। केंद्र सरकार की बेलगाम होना, सरकार की हठधर्मिता, केंद्रीय सरकार की बेशर्मी इस हद को पार कर गई है कि आज 8 लाख बैंक कर्मचारी सड़क पर बैठे हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं। और सरकार ये समझ ले, ये संघर्ष का पहला कदम है, ये फर्स्ट स्टेप है कि आज 8 लाख बैंक कर्मचारी सड़क पर बैठे हैं। अगर सरकार होश में नहीं आई, केंद्रीय सरकार और केंद्रीय वित्त मंत्री ने अगर अपने रवैये में बदलाव नहीं किया, तो ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और एक दिन नहीं, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। क्योंकि ऐसी बेशर्म सरकार जिसने 8 मार्च 2024 को अपने ज्वाइंट नोट को ही कचरे के डिब्बे में डाल दिया है और अपना थूक चाट लिया है, ऐसी सरकार को छोड़ नहीं चाहिए। केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार, वित्त मंत्री, केंद्रीय सरकार, वित्त मंत्री, मैं सभी साथियों से आग्रह करता हूं। मैनपुरी बार काउंसिलिंग के उत्तर प्रदेश सदस्य पद की चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये चुनाव 2 दिन तक चलेगा, जिसमें पहला चरण आज और दूसरा चरण कल संपन्न होगा। वोटिंग को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्वक कराया जा रहा है। सीओ सिटी संतोष कुमार ने बताया कि मतदान केंद्र के अंदर केवल मतदाताओं को प्रवेश अनुमति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। चुनाव को सुरक्षित बनाने के लिए करीब 150 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही 25 महिला पुलिसकर्मियों को भी ड्यूटी पर लगाया गया। पुलिस प्रशासन के अनुसार पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल क्योंकि पार्टिसिपेंट बहुत अधिक है, इसलिए यहाँ भीड़ ज्यादा है। सारे वकील इस मतदान में भाग ले रहे हैं और गेट नंबर जो 1 है ये बहुत सेंसिटिव है। यहाँ पे सारी आज गाड़ियाँ जो 4 व्हीलर गाड़ियाँ रोक दी गई हैं, सिर्फ बाइकें जा रही हैं और अंदर जो है चेकिंग प्रेसिंग की व्यवस्था की गई है। जो बार काउंसिल का जो मेन हॉल है उसमें वोटिंग पड़ रही है, वहाँ पे भी पुलिस वाली है, सादे ड्रेस में पुलिस यहाँ पे तैनात की गई है। तो अभी तक सकुशल चुनाव संपन्न हो रहा है। ये लगभग शाम को 5 बजे चलेगा। पूरी व्यवस्था हमारी यहाँ पे तैनात है, जिससे सकुशल चुनाव संपन्न सके। और कल भी यह अभी चुनाव है, यहाँ 2 आज भी है, कल भी है, तो दोनों दिन के लिए यहाँ पे काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। लगभग कितनी संख्या में पुलिस बल लगाए गए? लगभग यहाँ पे 5 थाने के एसओ लगाए गए हैं और लगभग 150 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, जिसमें लगभग 25 महिला पुलिसकर्मी है।
पुलिस अधीक्षक मैनपुरी गणेश प्रसाद साह के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के तहत महिला सुरक्षा दल द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। जनपद के समस्त थानों की महिला सुरक्षा टीम ने स्कूलों, कॉलेजों और बाजारों में कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान महिलाओं व बालिकाओं को सुरक्षा, स्वावलंबन और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण को लेकर चौपाल लगातार जानकारी दी गई। विमेन पावर लाइन 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड लाइन 1098 सहित विभिन्न हेल्पलाइन नंबर बताए गए। साथ ही गुड टच, बैड टच, घरेलू हिंसा और साइबर अपराधों पर विस्तार से चर्चा की गई। साइबर हेल्पलाइन 1930 सहित कानूनी प्रावधानों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में पैम्पलेट वितरित कर महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त व सुरक्षित वातावरण का संदेश दिया गया। पुलिस अधीक्षक मैनपुरी गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में 27 जनवरी 2026 को जनपद में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अपर पुलिस अधीक्षक नगर यातायात अरुण कुमार सिंह, पुलिस उप अधीक्षक यातायात दीप शिखा सिंह व यातायात प्रभारी सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में कार्यवाही की गई। यातायात पुलिस व थाना पुलिस ने दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर सघन वाहन जांच की। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात नियमों की जानकारी भी लोगों को दी गई। बिना हेलमेट व 3 सवारों के मामलों में 95 चालान किए गए। अन्य धाराओं में 140 तथा कंट्रोल रूम से कुल 237 चालान किए गए। बस व अन्य वाहनों से नगद समन शुल्क 10,000 रुपये व कुल 2,39,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया।